नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अशोक रावत जी का एक एक्सक्लूसिव यानी लेटेस्ट एक इंटरव्यू हुआ है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया है कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कब से बढ़ने वाली है, कितनी पेंशन बढ़ के मिलेगी, और जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके साथ कौन कौन से सांसद उनके समर्थन में हैं। तो आप ये पूरा इंटरव्यू लाइव देख सकते हैं। अब आप ये इंटरव्यू देखिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मेरा एक लॉन्ग ड्रीम था आपके साथ कुछ पेंशनदारों के बारे में बात करने का। बात क्या, हम दोनों साथ में मिलकर पेंशनधारकों का काम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। और ये तो सर आप हमारे बड़े भाई है, कभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं, बुला सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। आज के दिन हम वारंगल में हैं। माँ भद्रकाली के पास जाके आने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आया, कहीं को ना हम दोनों लोगों को क्या चीज़ है बताएंगे, क्या चल रहा है, और हमारी साउथ इंडिया टूर किसके वास्ते कर रहे हैं, इसके लिए लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं, किसके वास्ते टूर शुरू करें। पहली बात तो आज वारंगल में हम लोग हैं, आपने सही कहा। वारंगल की मीटिंग दोपहर को हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। करीब वो हॉल तो पूरा भर चुका था, बाहर लोग खड़े थे, 1,500 लोग, कुर्सियाँ कम पड़ी थी, बाहर लोग खड़े थे। कई लोग, हमारी महिलाएं जो थोड़ी लेट आई, बीड़ी कार्मिक, वो नीचे बैठी थी, ज़मीन पे बैठी थी। बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई और लोगों का उत्साह देखने लायक था। हमारे जो लोग ऑर्गेनाइज़र थे, कार्यकर्ता थे, उनका भी, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका भी उत्साह बहुत बड़ा था। वो देख के मैं तो सद्गदित हो गया हूँ कि हमारे अभी बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में लोगों का इतना बड़ा रिस्पांस और इतनी बड़ी एकता, जो केवल अपने कर्मों के लिए है, मतलब बेसिकली कामगार है, जो काम हमने किया है उसका जो मुआवजा हमको लेना है, उसके लिए इकट्ठा होना। जबकि हमने देखा है कई बार जाति के नाम पे लोग इकट्ठा होते हैं, धर्म के नाम पे होते हैं, वो अपनी जगह बुरा भला, मैं उसके लिए नहीं कहता, लेकिन कर्म के नाम पे इकट्ठा होने का ये भारत का बहुत बड़ा उदाहरण है। आज उसके बाद आप हमें लेके गए भद्रकाली मंदिर, जो बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ पे हमने काली माँ का आशीर्वाद लिया। और आंदोलनकारी जो कार्य होते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा प्रभावी है और बड़े हैं। आंदोलनकारी जो होते हैं वो प्रेरणा ऐसी ही देवताओं से लेते हैं। पिछली बार हम मैसूर गए थे, चामुंडेश्वरी में गर्भाशय में जाके हमारी पूजा हुई, कितनी बड़ी बात है। आज भद्रकाली से पूजा हुई, तो ये तो युद्ध है एक प्रकार का, बिना शस्त्रों का। लेकिन जो प्रेरणा, जो आंदोलन की प्रेरणा होती है, जो निश्चय होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो ऐसी ही देवताओं से आता है, ये मेरा मानना है अपना। और जो साउथ इंडिया के टूर के बारे में आपने पूछा, टूर तो आप ही ने ऑर्गेनाइज किया है। आप हमारे दक्षिण भारत के ही नहीं, पूरे भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। आप हर स्टेट का, हर इसका मुआयना करते रहते हैं, वहाँ की प्रगति देखते रहते हैं। आंदोलन के आप एक बहुत बड़े पिलर है। और जिस तरीके से आपने कैंसर से कमबैक किया है वो अमेजिंग है। और वो इसलिए कि आपका डिटर्मिनेशन उससे पता चलता है। 2 बार 6 महीने के अंदर 2 बार कैंसर का ऑपरेशन होने के बावजूद एक दिल्ली की मीटिंग नहीं हो ऐसी कि जो आपने टाली हो। आप कई बार तो बोल नहीं पाते थे, लेकिन आते थे और आपको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती थी। आज पूरा जो हमारा जो कामगार समाज है, आपकी तरफ देख के, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना जो बीमार हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे से परेशान हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपमानित होकर जीना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, अपमान घर में होता है, बाहर होता है। उनको आपको देख के प्रेरणा मिलती है, मुझे भी मिलती है। और इसके लिए मैं आपका तो खैर सभी संगठन पूरा आपका शुक्रगुजार है। अभी ये साउथ इंडिया का टूर इसलिए है कि एक तो वारंगल में, तेलंगाना में हमारी मीटिंग बहुत बड़ी रखनी उन्होंने चाहिए, वो हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उसके बाद अभी
कल तो हम प्रवास में रहेंगे, परसों बेंगलोर में एक नया ट्रेंड जो आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब नया तो नहीं है लेकिन जिसको आप रिजुविनेट कर रहे हैं, वो ट्रेंड ये है कि आप कर्नाटका स्टेट का स्टेट वर्किंग कमेटी का मीटिंग रख रहे हैं, जिसमें हर जिले के पदाधिकारी होंगे, आप रहेंगे, मैं रहूँगा, हमारी टीम रहेगी, और उसमें हर जिला अध्यक्ष को अपनी योजना बतानी पड़ेगी। हर जिला अध्यक्ष को अपने कर्तव्य को मतलब उजागर करना पड़ेगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। उससे उनको बल मिलेगा, संगठन को बल मिलेगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद हम मैसूर जाएंगे। मैसूर में भी बहुत बड़ी तैयारी है। आपने मुझे बताया, कई मैसूर के लोगों के फ़ोन भी थे, वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग हुई। फिर तुमकुर में हम जाएंगे, फिर हम इरकल में जाएंगे। इरकल जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है ना, इरकल साड़ी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बेसिकली शुगर फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इसके लिए हमने वो जगह चुनी है। तो वहाँ पर आप ही ने चुनी है, हमने क्या चुनी, तो वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग होगी। फिर उसके बाद मुझे सोलापुर के लोगों से फ़ोन आया कि भाई आप वहाँ से तो सोलापुर होके ही बुल्डाना वापस जाओगे, हम भी मीटिंग रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम 31 के नाइट को फिर या तो इरकल में ही रुकेंगे, या मुझे ऐसे पता चला है आपका घर कहीं आसपास ही 30-40 किलोमीटर पे है, तो हम नया साल आपके साथ गुजारना चाहेंगे। और वहाँ पर आपने बहुत बड़ा सोशल वर्क किया, ये भी मुझे मालूम है। वहाँ पे आपकी स्कूल है, विलेज की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए जो काम आपने किया है, वहाँ पे स्कूल तो ही है, बड़े बड़े हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, आपके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने भी लोग आए उनकी आप ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपका जो प्रचंड बड़ा काम है वो हम देखना चाहते हैं। इसको बोलते हैं कि हम लक्ष्मण राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। बस यही बात इसी के लिए। मेरा अभी एक प्रश्न है जी। इससे पहले तो हम कुछ वीडियो रिलीज कर चुके हैं जी। ये हमारी 20th मीटिंग का दिल्ली में जो हुआ, और गवर्नमेंट भी हमारे बारे में सुन चुकी है, वो सैंक्शन तो होके आएगा। आप हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन, इन दोनों लोगों को क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं? देखिए, अभी तक तो हमारा काम मतलब होने में है। मंत्री जी का आप भी मीटिंग में थे, हम भी थे, और बहुत सुंदर मीटिंग रही, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। मंत्री जी के उसकी प्रतिक्रिया उनकी जो उसके ऊपर थी आदरणीय मंत्री जी की, वो भी बहुत अच्छी थी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये काम अच्छा है, आपके संगठन का काम अच्छा है, हमको ये करना चाहिए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की इसमें हेल्प लेना चाहता हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे ही सब हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद है। और बड़े आदमी के, इतने बड़े आदमी के आशीर्वाद है तो वो तो खाली जाएंगे नहीं, ये मेरा मानना है। अभी रहा सवाल मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन का, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्योंकि मैं जाता हूँ जहाँ लोगों के पेमेंट कम थे, जैसे शुगर फैक्ट्रीज है, बीडी वर्कर्स है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, आरटीसी है, इनके पेमेंट तुलना में, ओएनजीसी के तुलना में, एचएएल के तुलना में, शिपयार्ड्स के तुलना में इनकी पेमेंट कम है। बीएचईएल, बीईएल, पीएसयू, सभी पीएसयूज के, तो इनके पेमेंट कम है। फिर भी वो लोग हायर पेंशन पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं हायर पेंशन क्या, उसमें सिर्फ हायर वर्ड है, इसलिए लोग उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि भाई इसमें को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, हायर पेंशन में आपको जब से आपने सर्विस की है 95 के बाद, तब से आपका उस समय कितना पेमेंट था, तब तो लिमिट 5,000 रुपये की सीलिंग थी, फिर 6.5 की, अभी 15 की। अगर आपका पेमेंट उससे ज़्यादा था तो आपको उसका डिफरेंस भरना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ। आपको आपका सीलिंग का और एक्चुअल पेमेंट का जो फ़र्क है उसका 8.33 का भरना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट एवरी मंथ। दैट बिकम्स ए ह्यूज अमाउंट। एंड लोग अभी मैं उसके पे भी आऊँगा,
तो उनको लगता है भाई ये मैं भर दूंगा। समझो आपको 15 लाख रुपए भरने हैं और आपकी जो सैलरी है, पेंशन है, वो 15,000 बढ़ेगी। ऐसा समझ लो कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हो सकता है आप 12 लाख भरे और 13,000 सैलरी हो, या 13 लाख भरे और 10,000 सैलरी हो। दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एट दैट टाइम एंड प्लस योर पे स्ट्रक्चर एट दैट टाइम। तो आपने ऐसा अगर समझे हम कि भाई मुझे 12 लाख भरने हैं, 12 लाख मुझे मिलने हैं, 12,000 मुझे हर साल मिलने हैं। आज सुबह का आपके सामने का उदाहरण है, रायचूर से फ़ोन था। हाँ, एक मिस्टर चोपड़े फ्रॉम रायचूर। छोबड़े। तो ही सेड कि सर मेरी पेंशन 22,000 रुपये हो गई हायर पेंशन में। तो मैंने पूछा भाई चोपड़े साहब आपने कितने पैसे भरे? बोले मैंने 12 लाख भरे। अब ये हुई उनकी सिचुएशन। आप मुझे बताइए, हायर पेंशन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी और वैसे भी देर इज नथिंग कॉल्ड एज डीए। इट इज़ फिक्स्ड पेंशन। आपने दी, पैसा दिया, पेंशन लिया, उतनी लेके जियो। करेक्ट? उसमें डीए नहीं है। दुर्भाग्यवश उसमें डीए नहीं है। अब ये 12 लाख रुपया अगर किसी और लिबरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या कहीं डालते तो उनको मिलता है 12, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, वहाँ डालते, वहाँ पे भी सेफ रहता है कई कई जगह, तो 12,000 मिल जाते हैं उनको। अब जो मिनिमम पेंशन है उसको हमारी मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता। और ये मांग कोई नाजायज या कुछ बहुत क्या बोलते हैं उसको, एग्जैजरेटेड मांग नहीं है। ये हमारी डिमांड जो है, ये हमें मतलब 2 लोगों को, 2 वृद्ध लोगों को जीने लायक की डिमांड है। 7,500 और उस पर महंगाई भत्ता, मतलब तकरीबन 10, 10,500, 11,000 के पास पास। उतने पैसे में 2 वृद्ध लोग जी सकते हैं, इतनी हमारी मांग है। अब उसमें डीए हमने मांगा है। गवर्नमेंट अच्छे मूड में है, देने के मूड में है, उनको बात समझ में आई है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा आपका नहीं है, ये पूरे संस्कृति का सवाल है, ये पूरे समाज का सवाल है। और ये अंत्योदय का विषय जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लेके चल रही है बीजेपी, उसका भी सवाल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर उसमें डीए हुए तो आपकी पेंशन, आप 12 लाख वहाँ भर के 12,000 आप ले रहे हो, और वो जो 12 लाख आपने भरे, देर इज नो रिटर्न ऑफ कैपिटल एज ऑफ टुडे। तो 12 लाख आपके चले गए। आपको 12,000 महीना मिलता रहेगा, बट वो 12 लाख कहाँ गए? वो तो गए। तो इसको सोचना है। जो भी आदमी हायर पेंशन या मिनिमम पेंशन की बात करता है, अभी अगर वो 12,000 उनको मिलते हैं बैंक से, तो भी उनकी पेंशन ये 10,000, वो 12,000 मिलके 22,000 हो जाती जो उनको मिलने वाली है। बट इसमें डीए कॉम्पोनेंट है, वो बढ़ती जाती। और जो 12 लाख गए वो जाते नहीं, वो बैंक से कभी भी वापस निकाल सकते थे। दीज आर द फैक्टर्स। आज मुझे बताइए। और अभी एक क्वेश्चन है सर जी, ये जो पेंशनदार कितना लोग पैसा दे सकते? एब्सोल्युटली। एक बार मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हम लोग बहुत ही अपनी सिंपल चर्चा है, इसमें कोई और सब आप जानते भी हैं। कलकत्ता में हमारी मीटिंग थी, तो हमारे वहाँ बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, प्रदीप डे और तपन दादा को तो आप जानते हैं, जो हमारे वहाँ अभी मुख्य समन्वयक हैं पूर्व भारत के, और बंगाल के अध्यक्ष भी है, वेस्ट बंगाल के। तो वहाँ पे ये हुआ कि एक मीटिंग थी जो कॉमन वर्कर्स है, जो रास्ते पे थी, और एक मीटिंग थी ऑफिसर्स क्लब में, जो ओएनजीसी के ऑफिसर्स थे। अब मुझे दोनों जगह जाना था, और दोनों मुझे खींच रहे थे, यहाँ आओ, वो बोलते थे वहाँ आओ। तो हमने फिर वो टाइम उनका डिवाइड किया, और उनमें कॉन्फ्रंटेशन भी थे ये यूनियन में। हमने बोला भाई नहीं, ऐसे उसमें मत हमको अटकाओ, आप अपना एक समय दे दो, 1 घंटे 1.5 घंटे मैं वहाँ आ जाऊँगा, और फिर यहाँ पे भी जाऊँगा। तो जब मैं ओएनजीसी के ऑफिसर्स क्लब में वो मीटिंग अटेंड करने के लिए गया, तो वहाँ 1-2 लोग जो अगली मीटिंग के सूत्रधार थे या जो भी उसके ऑर्गेनाइजर थे, वो भी थे। तो एक आदमी उठ के खड़ा हुआ, बोलता है इनको तो बहुत पैसा मिला है। अभी तो मैंने उनको बोला जब मेरे भाषण में कि पैसा है ना, लक्ष्मी चंचल है, ये तो हर कोई बताएगा आपको, कोई भी बताएगा आपको, लक्ष्मी चंचल है। अब उसमें अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी अगर मेरे रिटायरमेंट में मिल गए ना, मैं क्या करूँगा?
अगर मुझे घर बांधना है तो मैं 3 रूम का नहीं बांधूंगा, मैं 5 रूम का घर बांधूंगा, बंगला बांध लूंगा। मेरी बेटी की शादी जो 5 लाख में हो सकती थी, मैं बोलूँगा नो नो नो, आई विल डू 15 लाख, 15 लाख उसमें उड़ाऊंगा। तो बेसिकली मेरी जो ज़रूरतें हैं वो मैं उस हिसाब से करूँगा जो मेरा उस समय का स्टेटस है। उसके बाद वन डे आई विल सी दैट कि यार पैसा तो है ही नहीं। सो द मंथली रेगुलर इनकम। अभी दूसरा ये है कि कम से कम कोई गरीब आदमी है वो ये बता तो सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं। अब मैं अपने स्टेटस पे अटका हूँ तो मैं ये भी नहीं बता सकता मेरे पास पैसा नहीं। ये जो डिफरेंस है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, आप जो आपको नहीं चाहिए वो एडिट कर देना। कहने का मतलब ये है कि पैसा किसी के पास भी टिकता नहीं। आज मैंने चीफ इंजीनियर देखे हैं और अच्छे डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, बड़ा मतलब वेल पेड डिपार्टमेंट, उसके चीफ इंजीनियर हमारे साथ है, मैं नाम बताना ठीक नहीं है, उनकी पेंशन है 1200 रुपये। अब वो ना अपना दुख रो सकते हैं ना बता सकते हैं। अभी उम्र भी लंबी खिंच गई, बीमारियां भी लग गई, क्या करें। और मैं आपको बताता हूँ सत्यता ये है, जो कि होनी नहीं चाहिए लेकिन है अनफॉर्चुनेटली, 1000 रुपये वाला बाप किसी को नहीं चाहिए आज। हर कोई चाहता है कि अपने बाप के पास थोड़ी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो। तो ये दुख जो है वो सभी का दुख एक ही है। आप चाहे गरीब है, आप चाहे, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब अपने ज़माने में हम काम करते थे, आप कोई बड़े अफसर थे, मैं मजदूर था, जो भी था, आपकी पावर तब 100 वाट की थी, मेरी 0 वाट की थी। आज हम सब फ्यूज बल्ब है, एक ही कीमत में बिकते हैं भंगार में, रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद। तो इसमें ये जो लोग स्टेटस पे अटके हैं, मैं तो उनसे कहूँगा भाई कम ऑन, हो गया वो एपिसोड हो गया। आपने बहुत अच्छा काम किया, अपनी अपनी कर्तव्यदारी, जवाबदारी आपने की है। अभी आप सब लोग एक जैसे ही है, आप दिखाओ ना दिखाओ, हम देख रहे हैं। तो इसमें मेरा कहना यही है कि जो लोग अमीर भी है, गरीब भी है, पहले के ज़माने में, आज सबका स्टेटस एक ही है। एवरीबडी वांट्स दैट कि मैं कम से कम अपने नाती पोती के हाथ पर, या मेरी बहन अगर आती तो उसको एक साड़ी कम से कम मैं ले सकूं। इतना मेरे को लाचार बना दिया इस सिस्टम ने, वो ठीक नहीं है, वो संस्कृति के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि मतलब आप देखिए, मेरे को बीमारियों ने, बुढ़ापे ने तो अपाहिज बना ही दिया। अब ये सिस्टम ने मेरा पैसा अटका के मुझे अपाहिज बनाया, विच इज़ नॉट फेयर विथ मी, क्योंकि माई लाइफ इज ऑल्सो वंस। कमांडर साहब बोलना चाहते हैं कि पेंशन होने के बाद जो पैसा आता है वो घर का कंस्ट्रक्शन, बच्चों का शादी, बीमारी, ये सब पैसे खर्च करके उसके बाद पैसा ही नहीं रहता, कहाँ से पैसा भरेगा वो। सही है। उसके वास्ते हम दोनों का रिकमेंडेशन है, जो लोग हायर पेंशन जा रहे हैं 100 बार सोचो ये रीजनेबल है क्या। इन्वेस्टमेंट एक बार करने के बाद आपको पैसा वापस नहीं आएगा। वेरी क्लियर कट डायरेक्शन। हम अगेंस्ट नहीं है हायर पेंशन के अगेंस्ट। सोचना 10 बार बिफोर यू गिव द मनी फॉर हायर पेंशन। अनदर थिंग इसमें मैं आपकी परमिशन से जोड़ना चाहता हूँ, पैसे भरने के बाद, एक्चुअली वी ऑल आर अबाउट 60, पैसा भरने के बाद देयर इज़ नो गारंटी। मेरा भगवान से तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कि अगले 10 साल में जीऊँगा। तो अगर मैं पैसे भरने के बाद 4 महीने बाद कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो मेरे जो बच्चे हैं ना, वो भी गाली देंगे मेरे को, बोलेंगे बुढ़ा गया चूना लगा के गया। दिस इज़ व्हाट द फैक्ट इज। करेक्ट। तो मैं भाई कम से कम ऐसी जगह डालूं कि जो वापस मिले उनको, या फिर सरकार ये सोचे कि भाई मरने के बाद आपका पैसा वापस होगा, आरओसी होगा। अब फिलहाल तो नहीं है, तो इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हमें जब 20th मीटिंग हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया से मिले, वी हैव सीन फर्स्ट लेबर मिनिस्टर लाइक दिस, जो
लेबर कम्युनिटी को बहुत केयर करा, या उसका दर्द मालूम है। खुद ही बता रहा है कि ये रेस्पेक्टेबल पेंशन देने का हम सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये सब लोगों को हम दोनों मिलके आपके सामने बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। और आगे भी अभी एक बोलना चाहते हैं, जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक हमारा संघर्ष चालू रहेगा। उसके बाद से ही हम दौरा कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। जागो सोने वालों, उठिए, हमारे साथ दीजिए, NAC स्ट्रांग करिए, मीटिंग करिए, फैक्ट्री को जाइए, डिस्ट्रिक्ट को जाइए, उन लोगों को बताइए आपका काम हो रहा है, जल्दी से जल्द, अभी 2 महीना ठहरिए, तब तक चुप मत बैठो। कहाँ कहाँ MP का हेडक्वार्टर्स है, एब्सोल्युटली। हर MP को जाके मेमोरेंडम देना। हम मेमोरेंडम आपको देंगे, जाके बताइए जो डिस्कशन हुआ। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों को है। आगे भी बहुत मुश्किल आ सकता है हमको, जब तक हम ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हमारा कॉन्फिडेंस नहीं लेते, आगे का काम भी होने के बहुत मुश्किल है। कमर साहब 4 बात बोल के कुछ कंक्लूड करिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि MPs हमारे और सरकार के बीच की बहुत बड़ी कड़ी है, लिंक है। वो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमने उसको चुन के दिया है, वो किसी पार्टी पक्ष का हो। उनको जवाब तलब करना हमारा काम है। हम उनके पास जाए कि हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने रिटायर्ड लोग हैं, इतने कार्यरत लोग हैं, अब हमारा वहाँ पे सवाल है तो आप पूछें। उनको सोने में भी आपकी याद आनी चाहिए कि ये लोग पीछे पीछे पड़े हैं, इनका क्या है हम देखते हैं, ये जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि अभी ये स्कीम बनी थी 95 में, आज हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ और जो प्रोविजन थे एक एक करके वापस लिए गए। व्हाट इज गारंटी आफ्टर डूइंग दिस ऑल्सो टुमारो, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स ये फिर से नहीं होगा? संगठन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कर्स के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए संगठन के सिवा कोई चारा नहीं है। वैसे बहुत सारे संगठन हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने अच्छे भी काम किए होंगे, लेकिन सारे संगठन पॉलिटिकल पार्टीज के एफिलिएटेड है, तो उनके अपने एजेंडा अलग हो सकते हैं। एक नॉन पॉलिटिकल, टोटली सबके केयर करने वाला संगठन बहुत ज़रूरी है। और ये आप और हम तो ठीक है, कुछ दिन कर लेंगे। वी नीड टू डेवलप सेकेंड लाइन लीडरशिप। वी वांट working people to come in and fight for this, because this complete spectrum, ये कम नहीं है, 30 करोड़ मजदूर है भारत में, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जिनका हम काम कर रहे हैं। एक्चुअल इफ यू सी लोकसभा फिगर्स, 29.88 करोड़ पीपल आर देयर, आउट ऑफ विच ओनली 7.5 करोड़ आर कंट्रीब्यूटिंग। इसका मतलब ऑलमोस्ट 22 करोड़ पीपल आर आउट ऑफ दिस प्रोटेक्शन रिंग। हाँ, उनको भी अंदर लाना है, बहुत बड़ा काम है और ये देश का काम है, देश हित का काम है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसके बाजू में उसके, ना, वी आर जस्ट टू सी दैट आवर लेबर फोर्स इज बीइंग प्रोटेक्टेड फाइनेंशियली, सोशली and culturally. Everything should be looked after, and for that government will do its job. But to tell government, there has to be an organization like our organization which goes to the government, tell them frequently कि सर ये करना है प्लीज़। तो ये सब करने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन मैं लोगों को इतना ही बताऊंगा टुवर्ड्स द कंक्लूजन, हिम्मत हारना नहीं है। सारी कायनात आपके साथ है, पूरा निसर्ग आपके साथ है, आप जीतने वाले हैं, क्योंकि आपकी जितने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट लीडर इस देश में हैं वो सब आपके साथ हैं, रूलिंग पार्टी के भी, अपोजिशन पार्टी के भी। ब्यूरोक्रेटिक
चैनल में सबसे बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, योर लेबर सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, एवरीबडी इज बीइंग नो, हमने सबके साथ मीटिंग की है, उनको सबको बताया है, दे ऑल आर इन्फॉर्म्ड एंड दे आर ऑल्सो एग्रीइंग। EPFO, CPFC, यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, सबको मालूम है और सब आपके लिए काम कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारना। और मैं तो ये तक कहता हूँ, यमराज आए तो उसको बोलना है भैया 3 महीने रुक यार, 2 महीने में मेरा काम हो रहा है, 3 महीने तू मेरे लिए रुक, उसके बाद में मैं तुम्हारा काम करूंगा। बोलो, हिम्मत नहीं हारने का। और लाचार हो गए तो जीना भी नहीं और मरना भी नहीं। कीप योर स्पाइन कॉर्ड राइट एंड टाइट एंड लेट्स विन। वो आनंद जीत